हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा वीडियो जो कि आपके जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अगर कहीं भी ज्वाइन करते हैं, कोई छोटा हॉस्पिटल हो बड़ा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी हो या फिर वहाँ के रूल्स ही होती हैं ये चीज़ें कि आपका जो है इंटरव्यू लेना है। कहीं कहीं तो आपको पेन पेपर तक दे देते हैं और कुछ वहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं और वो आपको सॉल्व करने होते हैं। लेकिन फिलहाल इंटरव्यू जो होता है वो ओरली ही ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो मेनली आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको इंटरव्यू में फेस करने होते हैं। तो पहला है कि अगर आप जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। अगर आप किसी सोर्स के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू भी गए हैं, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए आपके इंटरव्यू जरूर होंगे। उस इंटरव्यू में आपके साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है कि सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। ये नहीं कि लंबा चौड़ा बायोडाटा आप अपना याद करके गए और उसे वहाँ पे रट दिए, ऐसा नहीं। ऐसा लगे कि जो जेन्यून लगे। तो आपको अपना इंट्रो देना, आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सही फील करें, आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो वहाँ पे है इमेज जो बनना है, इंप्रेशन जो पढ़ना है, वो हिंदी इंग्लिश से नहीं बनेगा। आप हिंदी में भी बोल के अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा नाम ये है, या माई सेल्फ करके अपना जो है इंग्लिश में इंट्रो करिए। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। फिर जो है आपने कहाँ से अपना कोर्स करा है, ओटी वाले हैं, एनेस्थीसिया वाले हैं, ईटी सीटी हैं, कार्डियो हैं, जो भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। आप अगर गए हैं इंटरव्यू देने, चाहे नर्सिंग के हो कोई भी, तो आप वहाँ पे बोलिए कि मैंने ये कोर्स इस जगह से करा है, इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से करा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या है, बस इतना बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है वो क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, आप आखिर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे हॉस्पिटल को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आखिर आप जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले बोलिए कि सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो बोलिए कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे जॉब की नीड है। एक तो बिना एक्सपीरियंस के कहीं होगा नहीं, और फ्रेशर है तो आपको वैसे भी जॉब बहुत ही मतलब जो होता है ना कि सबसे बेकार सिचुएशन होती है फ्रेशर्स के लिए कि उनसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है और फ्रेशर को कोई जॉब नहीं देता, और उनके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा जब जॉब ही नहीं मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे कि मैं फ्रेशर हूँ और मैं जॉब करना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपको बोलनी है। फिर आपको ये बोलनी है कि अगर आप कहीं पहले जॉब कर रहे हैं और दूसरे जगह आप ट्राई कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको जवाब देना हो, तो आप ये कह सकते हैं कि सैलरी इशू है, कि वहाँ पे सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, सैलरी वहाँ की कम है, यहाँ की एक्सपेक्टेशन मतलब यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ पे जो है सैलरी कम है। तो सभी की एक्सपेक्टेशन होती है कि सैलरी उनकी ज़्यादा हो, तो सैलरी का बता सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि घर के पास है, तो इसलिए भी बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। फिर आपको वो ये भी पूछ सकते हैं किसी के रेफरेंस से आए हो, तो रेफरेंस आपको अपना बता देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको बतानी है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है इस हॉस्पिटल में काम करना, मैं फ्रेशर हूँ और एक्सपीरियंस भी है। तो आप बोलिए कि मेरे घर के पास है, या फिर यहाँ की सैलरी ज़्यादा सही है, यहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ का पेशेंट लोड ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ। और अपने आप को जो है जितना इंप्रूव कर सके, नए नए जगहों पे जाके, नए नए हॉस्पिटल्स को ज्वाइन करके, ये सारी चीज़ें आपको बोल देनी है। फिर है कि आपके पास आता है कि वो ओटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, और जनरली जो है वो जनरल सर्जरी का क्वेश्चन, या फिर अगर आप गायनिक में करे हैं, या फिर प्लास्टिक सर्जरी में करे हैं, या फिर आप ईएनटी में, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, जिस भी डिपार्टमेंट से आपने करा है, मतलब कि जॉब करा है अपने टेक्नीशियन का, और तो उस डिपार्टमेंट से भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको अगर पूछते हैं कि जनरल सर्जरी के कौन कौन से केस आपने करा रखे हैं, तो आप कुछ केसेस जनरली जो जनरल हैं, जिसमें कि लैब कोली, ओपन कोली, ठीक है, जीबी रिमूवल सर्जरी बहुत ही कॉमन है, लेपेरोटमी वगैरह, पेंडेक्टमी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, हाइड्रोसीलेक्टमी जो है, हाइड्रोसील का ऑपरेशन जो है, फिर आपका जो है हर्निया वगैरह, ये सारी कॉमन सर्जरी हैं। सिस्ट वगैरह जो है, लंप, सिस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक जो जनरल सर्जरी का केस है वो ये सब है, और आपको ये सब याद करना होगा अच्छे से। जो आपने असिस्ट करा है तो सारे स्टेप्स और सारे इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपसे पूछ दें कि जनरल सर्जरी में अगर आपने काम करा है और पूछ दें कि लैब के इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, तो आप क्या बता देंगे। अगर आपने करा है, एक्सपीरियंस है, तो आप ये बता सकते हैं। तो लैब के इंस्ट्रूमेंट अगर आप बता रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या बताना होगा, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको याद होने चाहिए। मान के चलिए आप फ्रेशर है, कहीं काम नहीं कराया आपने, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है कि एटलीस्ट आपसे जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका तो आप आंसर कर ही दें। तो लैब के इंस्ट्रूमेंट में आप वेरिस नीडल बता दीजिएगा, मैरीलैंड ग्रास्पर, ट्रोकार, टेलीस्कोप, ट्रोकार कैनुला आपको साथ में बता देना है। ट्रोकार कैनुला, टेलीस्कोप, वेरिस नीडल, मैरीलैंड ग्रास्पर, नीडल होल्डर, एल हुक, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। स्पैचुला, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिक है लैब के इंस्ट्रूमेंट, और ये सारे अगर आपने इतने भी बता दिए तो आपका जो है सिलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पूछ दिए आपसे एंगल वगैरह का, तो अगर आपको पता है तो आप बताइए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने असिस्ट कराया है, लाइट सोर्स आप अच्छे से दिखा लेते हैं, लाइट या नहीं, आप असिस्ट करा लेते हैं लैब के केसेज या नहीं। तो आपको अगर कराए हैं तो बोलिए, नहीं तो अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व भी कराया ना, तो आपने अगर अच्छे से जवाब दे दिया, फुल कॉन्फिडेंट हो गए, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद। फिर है कि आपसे पूछ सकते हैं अगर गायनी में आपने काम करा है तो कौन कौन से केस आपने देख रखे हैं, क्या क्या आपने असिस्ट कराया है। तो गायनी में कौन कौन से केस जो बेसिक हैं वो है LS CS, सी सेक्शन जो सीजेरियन नॉर्मली देखते हैं डिलीवरी,
फिर आपका है कि हिस्टेक्टोमी हो गया, इंडोमेट्रियल बायोप्सी, सर्वाइकल बायोप्सी, डीएनसी, सक्शन इवैक्यूएशन, यही सारे केसेज हैं। हिस्टेक्टोमी में वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, डीएचएल होता है, डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक। तो ये सारी सर्जरी बेसिक है जिसमें आपको सिजेरियन एकदम रट लेना है। तो सिजेरियन में क्या होता है कि जो उसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो आपको याद करना है। उसमें क्या है आपका, तो ग्रीन आर्मिटेज आपको याद रखना है, ग्रीन आर्मिटेज। और ये आपका जो है क्या कहते हैं, बेबी फॉर्सेप हो गया, डॉइंस रिट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एकदम याद रखनी है। ग्रीन आर्मिटेज, डॉइंस रिट्रैक्टर, बेबी फॉर्सेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सीजेरियन का, ये आपको याद ही रखना है। अगर उसमें ट्यूबल लाइगेशन हो गया तो बैकवॉक रख लीजिए। सूचर्स वगैरह अगर पूछे तो वाइक्रिल यूज होता है, वाइक्रिल नंबर 1, वाइक्रिल 20, एथिलॉन यूज होता है। ठीक है, अगर स्किन लग रहा है तो कोई मोनोक्रिल, कोई क्रोमिक, कोई एथिलॉन, ये सारे सूचर्स यूज करते हैं। तो ये आपको बेसिक याद रखना है, सूचर्स और सब कुछ। फिर हिस्टेक्टोमी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो डीप रिट्रैक्टर्स रख लीजिए। ठीक है, यूटेराइन होल्डिंग फॉर्सेप रख लीजिए, और आपका जो है उसमें डीप रिट्रैक्टर रख लिए, डॉइंस रिट्रैक्टर रख लीजिए, और आपका जो है इसमें जनरल इंस्ट्रूमेंट सारे रखे जाते हैं। बस क्लैंप अच्छे से रखना है आपको, सारे क्लैंप, वो मीडियम साइज़ के भी और लार्ज साइज़ के भी। ठीक है, कर्व और स्ट्रेट दोनों क्लैंप आपको अच्छे से रखना है, मायोमा स्क्रू रखना है, टिनेक्यूलम रखना है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको याद से रख लेना है। तो ये सारे हिस्टेक्टोमी के हो गए। तो गायनी में आपको याद रखने के केसेज कौन कौन से हैं और उसका स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, और अगर आपने असिस्ट कराया है तो आप मतलब आपसे ये पूछेंगे तो आप आराम से जवाब दे देंगे, स्टेप्स वगैरह आपको पता होंगे। तो वैसे इतना डीप जाते नहीं है, मेनली इंस्ट्रूमेंट तक ही वो पूछेंगे। और कुछ इंजेक्शन पूछ सकते हैं, ऑक्सीटोसिन का यूज क्या है, मिथोर्जिन का यूज क्या है, क्योंकि ये सब बेसिक इंस्ट्रूमेंट, बेसिक मेडिसिन है, बेसिक ड्रग्स हैं जो कि गायनी में यूज होते हैं। मीजोप्रोस्ट का काम क्या है, डाइक्लोसपोजिटरी का काम क्या है, तो ये सब आपको याद रखना है, थोड़ा ये सब पे फोकस कर लीजिएगा। फिर आपका है कि लैब इंस्ट्रूमेंट हो गया, गायनी हो गया, तो ऑर्थो के कुछ इंस्ट्रूमेंट, वैसे ऑर्थो में तो बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑर्थो का केस ही पूछ लिया वही बहुत बड़ी बात है। तो ऑर्थो न्यूरो अगर आपने काम करा है तो आप वो बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे फेंकने में नहीं बोलिएगा। अगर आप फेंकने में बोल रहे हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो आपको जिसमें फुल कॉन्फिडेंट हो, जिस बारे में आपने पढ़ रखा है, प्रैक्टिकली काम करा है जहाँ पे, वही आप वहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर यहाँ पे हो गया, फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने सर्जिकल साइट और एनेस्थीसिया साइट दोनों साइट कवर करा है, दोनों साइट में काम करा है। तो अगर आपने करा है और आपके अच्छे से ड्रग्स वगैरह क्लियर हैं, एनेस्थीसिया के प्रोसीजर क्लियर हैं, आपने अच्छे से असिस्ट करा है तो बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही मत बोलिएगा। अगर आपको जानकारी है तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ ये काम मैंने करा है, असिस्ट करा है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, सर्जरी हो रही है, अगर उस दौरान इंस्ट्रूमेंट जो है वो अनस्टेरिलाइज हो जाता है या फिर गिर जाता है, तो क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट को उठा के ले लेंगे। तो बिल्कुल नहीं, आपको वो इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना है क्योंकि वो अनस्टेरिलाइज है। तो इस सिचुएशन में आप करेंगे क्या, तो आप जो है आपके पास बहुत सारे सेट होते हैं, तो आपके पास सेट होंगे तो आपको नया इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टेरिलाइज है वो इंस्ट्रूमेंट लेना है। न्यूरो और ऑर्थो के केस में तो बहुत ध्यान रखना होता है कि आप जो है अनस्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना करें। वैसे तो सारे डिपार्टमेंट में होता है। ये होता है कि अगर मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट गिर गया और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसके लिए भी अलग अलग केमिकल्स हैं। साइडेक्स में बहुत देर तक रखा जाता है, 6 से 12 घंटे अगर आप उसमें रख दिए तो वो स्टेरिलाइज हो जाता है। या फिर और भी केमिकल्स होते हैं फटाफट, जिससे कि आपका जो है वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हो जाएगा, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट गिर गया तो क्या आप उसे यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। कोई इंस्ट्रूमेंट में अगर जंग लगा है, रस्ट लगा है, तो क्या उस इंस्ट्रूमेंट को आपको यूज करना चाहिए, तो इसमें भी आपको बोलना है कि नहीं यूज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदे वाला ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ओटी टेक्नीशियन का काम क्या है, क्योंकि आप ओटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो पूछेंगे आखिर आपका ओटी में काम क्या है। ओटी टेक्नीशियन या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का ओटी में काम क्या है, तो काम ये है कि आप जो भी केस लगा है आपको लिस्ट मिल जाती है, जैसे कल जो भी केस लगा है उसका लिस्ट हमारे पास आ जाता है, तो हम उस केस के लिए आज ही से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ओटी प्रिपेयर कर लेते हैं, मशीन सेट कर लेते हैं, और पेशेंट को क्या क्या नीड हो सकती है, मेडिसिन से लेकर इंस्ट्रूमेंट सब कुछ हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सेट देखनी है। और फिर जो भी ऑनलाइन वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, रजिस्टर वर्क है, वो सब तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स प्रॉपर चेक होनी चाहिए केस के लिए, क्योंकि उस पेशेंट का क्या प्रोसीजर होना है उसके अकॉर्डिंग तैयारी जरूरी है करना। अगर नहीं होगा तो कैसे करा पाएंगे आप केस, कैसे असिस्ट कराएंगे। ठीक है, फिर है कि ओटी टेक्नीशियन का पेशेंट के रिगार्डिंग क्या काम है, तो पेशेंट को अगर आप ओटी में लेते हैं तो वाइटल वगैरह अटैच करना होगा। ठीक है, ईसीजी, बीपी कफ, पल्स ऑक्स और कॉटरी पैच वगैरह जो होता है, कॉटरी पैड जो होता है, कॉटरी देखते हैं कॉटरी मशीन में मोनोपोलर यूज होता है, तो उसके लिए कॉटरी पैड लगाए जाते हैं, जिसे आप ग्राउंडिंग पैड के नाम से भी जानते हैं। तो कॉटरी प्लेट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है केस के अकॉर्डिंग। फिर है कि आपका जो है ओटी टेबल पूछ सकते हैं कि क्या आपने ओटी टेबल को कभी मैनेज करा है, ओटी टेबल का कैसे टिल्ट होता है, लेफ्ट राइट, लेग अप लेग डाउन कैसे होता है, हेड अप हेड डाउन कैसे होता है, ट्रेंडल वर्क पोजीशन क्या है, तो इस तरीके से लिथोटमी पोजीशन क्या आपको आता है बनाने, या फिर टेबल सेट करने आता है, जैसे ऑर्थो केस में टेबल सेट होता है, फ्रैक्चर टेबल एंड और सारी चीज़ें अटैचमेंट वगैरह लगानी होती है, तो क्या वो सब आपको आता है। तो अगर आपको आता है तो फुल कॉन्फिडेंट होकर सारे आंसर स्कोर करिए, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। फिर है कि आपको क्या पता है कि ओटी को किस तरीके से स्टेरिलाइज करते हैं, तो फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं या फ्यूमिगेशन करना होता है। ठीक है,
तो फ्यूमिगेशन होता है और एक होता है यूवी रेज से। तो यूवी रेज से सारे जगह पे नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ एडवांस ओटी है तो यहाँ पे यूवी रेज से ही स्टेलाइजेशन हो जाता है, ओटी स्टेलाइज होता है। और जो है जहाँ पे पुरानी ओटी है वहाँ पे फ्यूमिगेशन हो जाता है, डीप क्लीनिंग एंड फ्यूमिगेशन, केमिकल से अच्छे से पोछा झाड़ू जो भी है ओटी का अच्छे से हो जाता है, क्लीनिंग हो जाता है, उसके बाद फिर फ्यूमिगेशन होता है। और सारे इंस्ट्रूमेंट तो ऑटोक्लेव होते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर आपसे पूछेंगे कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो आपको जितने भी साल का एक्सपीरियंस है आप बताइए, आपकी उससे सैलरी इंक्रीमेंट होगी, उसके अनुसार आपका सैलरी डिसाइड होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जो है आपके पास सैलरी स्लिप है कि नहीं, पिछले हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो और भी जो चीज़ें हैं वो मैं दूसरे इसके पार्ट 2 में आप लोगों के साथ कवर करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।